नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगे। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट 4 इस सीरीज़ का। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। इस सेट में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, वो बेस्ड हैं पेमेंट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में आपसे कई बार ये बैंकिंग इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इस सेट में मैंने टोटल 11 क्वेश्चन लिए हैं, और दोस्तों हर क्वेश्चन के आंसर को मैंने पैनल स्टाइल में बताया है, ताकि जब आप पैनल के सामने आंसर दें, तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़े। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफिनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड यूपीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ये चारों ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं, लेकिन इनमें स्पीड, अमाउंट और इन्हें कौन ऑपरेट करता है, उसमें डिफरेंस होता है। नेफ्ट और आरटीजीएस को आरबीआई मैनेज करता है, जबकि आईएमपीएस और यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। नेफ्ट में ट्रांजैक्शन हाफ आवरली बैच में सेटल होते हैं, इसलिए ये नॉर्मल पेमेंट के लिए सूटेबल है। आरटीजीएस रियल टाइम में काम करता है और बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 लाख रुपीस होता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इसी वजह से बिज़नेसेस इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। आईएमपीएस इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देता है और ये 24/7 काम करता है, इवन हॉलिडेज़ पर भी। यूपीआई सबसे सिंपल और कन्वीनिएंट पेमेंट सिस्टम है। इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी
या क्यूआर कोड की मदद से हम इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं बिना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर किए। तो सर किस पेमेंट मेथड का यूज़ करना है, ये मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि पेमेंट कितनी जल्दी करनी है और ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस द डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड भीम एंड हाउ इज भीम डिफरेंट फ्रॉम भारत बिल पेमेंट सिस्टम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की गई अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है जो दो बैंक अकाउंट के बीच रियल टाइम में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की सुविधा देती है। भीम का मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ये एनपीसीआई का एक मोबाइल ऐप है जो यूपीआई सिस्टम पर काम करता है। सिंपल शब्दों में समझें तो यूपीआई एक रोड है और भीम उस रोड पर चलने वाला एक व्हीकल। इसी यूपीआई रोड का यूज गूगल पे और फोन पे जैसे बहुत से ऐप भी करते हैं। अब अगर भीम और भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो भीम का यूज लोग और मर्चेंट के बीच पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए होता है। वहीं भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसे अब भारत कनेक्ट के नाम से भी ब्रांड किया गया है, एक अलग सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और ईएमआई जैसे बिल को एक ही प्लेटफॉर्म पर पे करने की सुविधा देता है। ओवरऑल सर, भीम का फोकस पर्सन टू पर्सन और मर्चेंट पेमेंट पर होता है, जबकि भारत बिल पेमेंट सिस्टम सिर्फ बिल पेमेंट पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनपीसीआई एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रूपे एंड हु रन्स इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये हमारे देश के सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने वाली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत की थी। इसका मेन रोल एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और अफोर्डेबल पेमेंट सिस्टम डेवलप करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है और इंडिया को लेस कैश इकोनॉमी की तरफ ले जाना है। एनपीसीआई यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे, नेच, एईपीएस और फास्टैग जैसे कई पॉपुलर पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब अगर रुपे की बात करें तो रुपे इंडिया का अपना डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। ये बैंक्स द्वारा इशू किए गए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड को सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ कॉम्पीट करता है। और सर, रुपे को ओन और ऑपरेट भी एनपीसीआई ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज ई रूपी और सीबीडीसी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ई रूपी, जिसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, हमारे नॉर्मल रूपी का ही डिजिटल फॉर्म है। इसे आरबीआई इशू करता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक भी है। ये लीगल टेंडर है, यानी पेमेंट के लिए इसे सबको एक्सेप्ट करना होता है। इसकी वैल्यू फिजिकल कैश के बराबर होती है। मतलब एक ई रूपी की वैल्यू एक फिजिकल रूपी के इक्वल होती है। हम इसे अपने मोबाइल में डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी पॉकेट में कैश रखते हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रस्ट का और बैकिंग का है। ई रुपये को आरबीआई इशू करता है और उसकी गारंटी भी आरबीआई देता है, इसीलिए इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। वहीं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज होती हैं। उन्हें कोई सेंट्रल बैंक बैक नहीं करता और उनकी प्राइस में काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होने वाले चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए ई रुपी एक सोवरेन मनी है, जबकि क्रिप्टो करेंसी रिस्की है और इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों देखने में लगभग सेम होते हैं और दोनों ही बिना कैश कैरी किए पेमेंट करने की सुविधा देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम किसका पैसा यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तब हम अपना पैसा यूज़ करते हैं। ये मेरे बैंक अकाउंट से लिंक होता है और जैसे ही हम पेमेंट करते हैं, अमाउंट तुरंत हमारे सेविंग या करेंट अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। इसलिए सिर्फ हम उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना पैसे हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। वहीं क्रेडिट कार्ड थोड़ा अलग होता है। इसमें बैंक मुझे एक फिक्स क्रेडिट लिमिट तक पैसे उधार देता है। मतलब पहले मैं बैंक का पैसा यूज़ करता हूँ और बाद में उसे रीपे करता हूँ। अगर मैं ड्यू डेट तक पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर दूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर पेमेंट में डिले हो जाए तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। शॉर्ट में कहें सर,
डेबिट कार्ड में मैं अपना पैसा यूज़ करता हूँ, जबकि क्रेडिट कार्ड में मैं बैंक का पैसा यूज़ करता हूँ, जिसे बाद में वापस रीपे करना पड़ता है। दोनों ही कस्टमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ एईपीएस, द आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया एक बैंक लेड पेमेंट मॉडल है। सर, इसके थ्रू कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की मदद से बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ कर सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड, पिन या कस्टमर की साइड से इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती। कस्टमर सिर्फ किसी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या माइक्रो एटीएम पर जाता है, अपना आधार नंबर एंटर करता है, बैंक सेलेक्ट करता है और फिंगरप्रिंट या इरिस स्कैन देता है। इसके बाद यूआईडीएआई आइडेंटिटी वेरीफाई करता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस सिस्टम के थ्रू कस्टमर कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर जैसे बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकता है। सर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। ये रूरल और रिमोट एरियाज में भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाता है, जहां बैंक ब्रांचेस कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज अ पेमेंट बैंक एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कमर्शियल बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पेमेंट बैंक एक स्पेशल टाइप का बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए शुरू किया था। इसका पर्पस उन लोगों तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाना है जो आसानी से बैंकिंग फैसिलिटीज यूज नहीं कर पाते, जैसे पुअर पीपल, माइग्रेंट वर्कर और रूरल एरियाज के लोग। सबसे बड़ा डिफरेंस इस बात का है कि पेमेंट बैंक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक एक कस्टमर से मैक्सिमम 2 लाख तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है और मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी देता है, लेकिन ये लोन्स नहीं दे सकता और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। वहीं एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन्स भी प्रोवाइड करता है, जो उसका मेन अर्निंग सोर्स होता है। ओवरऑल कहें सर, पेमेंट बैंक का फोकस स्मॉल सेविंग और इजी पेमेंट पर होता है, जबकि कमर्शियल बैंक कंप्लीट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लेंडिंग भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट रोल डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड द आरबीआई इन एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अवर कंट्री। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो कितने भी रिमोट विलेज में रहता हो, बेसिक बैंकिंग सर्विस जैसे सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेमेंट फैसिलिटी को अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल करवाना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पूरे प्रोसेस की बैकबोन है, जो इसे लार्ज स्केल पर पॉसिबल बनाती है। आरबीआई इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है बाय फ्रेमिंग रूल्स और स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम डेवलप करके। टेक्नोलॉजी की मदद से बैंक आधार बेस्ड केवाईसी के थ्रू अकाउंट बहुत जल्दी ओपन कर पाते हैं, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों की सेविंग होती है। जैम ट्रिनिटी यानी जन धन अकाउंट आधार और मोबाइल की मदद से गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडीज सीधे बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जिससे लीकेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम्स और बिजनेस करेस्पोंडेंट्स बैंकिंग सर्विस को रूरल एरियाज में लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं। इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंकिंग की रीच को बढ़ाती है, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करती है और लोगों का फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट भी मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज अ वॉलेट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, वॉलेट जिसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई भी कहा जाता है, एक डिजिटल पर्स होता है। इसमें यूजर पहले अपने बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड करता है। उसके बाद वही लोडेड अमाउंट का यूज़ गुड्स परचेज करने, बिल्स पे करने या फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। पेटीएम, फ़ोनपे और अमेज़न पे जैसे वॉलेट को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। वहीं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस इससे अलग है। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और इंस्टेंट पेमेंट की फैसिलिटी देता है। यूपीआई में पैसे सीधे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए पहले से मनी लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओवरऑल सर, वॉलेट में पहले पैसे लोड किए जाते हैं और फिर उन्हें स्पेंड किया जाता है, जबकि यूपीआई में पेमेंट के टाइम पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट साइबर सिक्योरिटी रिस्क
टू डिजिटल पेमेंट क्रिएट फॉर बैंक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डिजिटल पेमेंट बहुत फास्ट और कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन ये बैंक्स के लिए कुछ सीरियस साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट करते हैं। पहला रिस्क फ्रॉड और फिशिंग का होता है, जहां क्रिमिनल्स कस्टमर के पासवर्ड या ओटीपी शेयर करने के लिए ट्रिक करते हैं और उनके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। दूसरा रिस्क डाटा थेफ्ट का है, क्योंकि बैंक्स के पास कस्टमर की बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हैकर चुराने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा रिस्क मालवेयर और रैंसमवेयर अटैक का होता है, जो बैंक के सिस्टम को लॉक या डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी रिस्क भी होता है, जैसे पेमेंट ऐप और बैंक से कनेक्टेड वेंडर की सिक्योरिटी अगर वीक हो तो उसका इम्पैक्ट बैंक पर भी पड़ सकता है। इन रिस्क को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दिया है, जिसके अंडर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फॉलो करनी होती है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, थ्रेट्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है और किसी भी साइबर इंसिडेंट को जल्दी रिपोर्ट करना होता है। इसीलिए बैंक्स के लिए डिजिटल पेमेंट की कन्वीनियंस और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज नेच एंड हाउ इज इट यूजफुल टू पीपल इन द बैंकिंग सिस्टम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, नेच का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाने वाला एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इसका यूज़ मेनली बल्क और रिपीटेड पेमेंट के लिए होता है, जहां सेम टाइप के ट्रांजेक्शन बार बार होते हैं, जैसे क्रेडिट साइड पर सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और सब्सिडी पेमेंट, और डेबिट साइड पर ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और एसआईपी कलेक्शन। ये पुराने ईसीएस सिस्टम को रिप्लेस करता है और पूरे देश में एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स के अंदर काम करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ऑटोमेशन है। एक बार कस्टमर वन टाइम मैंडेट दे देता है, उसके बाद फिक्स डेट पर पेमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाते हैं। इससे टाइम बचता है, पेपर वर्क कम होता है, पेमेंट मिस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और गवर्नमेंट भी अपने बेनिफिट डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज में कौन-कौन से पार्ट्स मैं कवर करूँगा। दोस्तों, इस मास्टर सीरीज के पार्ट्स मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। ये लेयर 1 है, इसमें 20 सेट्स हैं। हर सेट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये आपसे पूछे ही जाएँगे आपके इंटरव्यू में। हर सेट के टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, लेयर बी में टोटल 8 सेट हैं। ये सेट्स उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 सेट हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप सेट के टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और दोस्तों, लेयर सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी स्ट्रीम ये है, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों, लेयर सी में मैंने 7 स्ट्रीम आइडेंटिफाई की हैं। इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। उस स्ट्रीम से इंटरव्यू पैनल के द्वारा वो क्वेश्चन इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर सेट को केयरफुली डिज़ाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से ऐड किए जा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको पता है अब तक ऐसी सीरीज़ आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप बैंकिंग, रेगुलेटरी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस मास्टर सीरीज़ भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है, ये जो सीरीज़ है ये कॉमन है आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर और जो बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, उनके लिए ये मैंने एक कॉमन सीरीज़ बनाई है। दोस्तों, जब भी कोई इन रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। उसमें मैं उसके करंट अपडेट्स कवर करूँगा, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या कोई बैंक है तो वो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करती है, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूज़न में, और उस टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में होगा और जो करंट अफ़ेयर्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में कवर करूँगा। तो जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आए, तो आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको ये सीरीज़ अलग से मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी नया नोटिफ़िकेशन आए, तो आपको नई वाली सीरीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ होगी, और ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़, ये आपको दोनों देखनी है।
जिससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको हायर कॉन्फिडेंस मिले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। और दोस्तों एक सक्सेस टिप ये है, आप पीडीएफ के अलावा इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब आप इन वीडियोज़ को सुनोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएँगी। जब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम फ्लुएंटली पैनल के सामने बोल सकते हैं, उससे हमारा एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिले। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।